Hello everyone, welcome to Explore Chemistry. This is Madhvi. In this particular video, we are going to discuss about Osazone test. So this is a very important test for carbohydrate identification. So सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस टेस्ट को हम कर क्यों रहे हैं. ठीक है, मतलब हम अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमें गिवन कंपाउंड के अंदर कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करना है तो हम उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, मॉलिश टेस्ट. ठीक है, तो अब हमें इससे ये पता चल जाता है कि गिवन कंपाउंड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, फर्स्ट स्टेप. फिर हम ये पता करते हैं कि ये जो गिवन कंपाउंड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है ये एक रिड्यूसिंग शुगर है या फिर वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. छोटा सा रिवीजन ले लो, अगर आपको पहले से पता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो. ठीक है, अब देखो इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं. मैंने आपको इसके लिए टॉलरेंस टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, कोई भी एक टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो रिड्यूसिंग शुगर है, अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि अगर हमारा टेस्ट पॉजिटिव आया तो हम ये पता करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारी रिड्यूसिंग शुगर है वो एक मोनोसैकेराइड है या फिर वो एक डाइसैकेराइड है. ठीक है, इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, बारफोर्ड टेस्ट. अगर बारफोर्ड टेस्ट पॉजिटिव आया तो मोनोसैकेराइड होगा. ठीक है, और अगर नेगेटिव आया तो हमारे पास डाइसैकेराइड होगा. ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट टेस्ट करते हैं वो करते हैं अगर हमें ये पता करना हो कि ये मोनोसैकेराइड हमारा एल्डोज है, मतलब उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है. अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज. ठीक है, या फिर वो एक कीटोज शुगर प्रेजेंट है. ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज. ठीक है, तो अगर टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है, देखो जो हम इसके लिए टेस्ट करते हैं वो सेलिवनॉफ टेस्ट होता है, तो उसके केस में नेगेटिव आता है. नेगेटिव भी नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं कि थोड़ा टाइम लेता है. लेकिन कीटोज के केस में ये टेस्ट मतलब इमीडिएटली आता है. ठीक है, फटाफट से आता है. एल्डोज के केस में क्या लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है आने में. ठीक है, तो अगर आपका इमीडिएटली आगा तो कीटोज होगा. ठीक है, अभी तक हमें ये पता चला कि सिर्फ कीटोज है कंपाउंड के अंदर या फिर वो एल्डोज है. ठीक है, अभी हमें कंप्लीटली ये पता नहीं चला कि वो पर्टिकुलरली कौन सा कार्बोहाइड्रेट है. अभी हम फाइनल स्टेप पे नहीं पूछे. आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एल्डोज के अंदर आपका ग्लूकोज हो सकता है, आपका मैनोज हो सकता है. ठीक है, आपका गैलेक्टोज हो सकता है. ठीक है, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है ना एल्डोज के अंदर भी, तो पर्टिकुलरली कौन सा. ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज होगा ना. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ओसाजोन टेस्ट करते हैं. क्या टेस्ट करते हैं हम, ओसाजोन टेस्ट करते हैं. जस्ट वेट अ मिनट, विल डू दी ओसाजोन टेस्ट. ये बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारा गिवन कार्बोहाइड्रेट है उसका डेरिवेटिव प्रिपेयर होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज की बात करें. ठीक है, अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो उसका डेरिवेटिव प्रिपेयर करते हैं हम इस टेस्ट के थ्रू, विच इज ग्लूको ओसाजोन. ठीक है, ओसाजोन. इतनी चीज समझ में है. ठीक है, तो आप क्या करते हो, जब ये ओसाजोन प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है, तो ये जो प्रिपेयर हुआ ना वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है. ठीक है, और उसकी पर्टिकुलरली शेप होती है. जैसे ग्लूकोज के केस में कुछ अलग शेप होगी क्रिस्टल्स की, फ्रक्टोज के केस में कुछ अलग शेप होगी, मैनोज के केस में कुछ अलग होगी. ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है, एक दूसरा तरीका होता है, देखो ये तो हमने माइक्रोस्कोप के अंदर ही पता कर पाएंगे कि किस तरीके की शेप है. ठीक है, मैं आपको वो भी बताऊंगी अभी कि किस किस टाइप की शेप्स पॉसिबल हो सकती हैं. लेकिन हम यहाँ पे लैब के अंदर क्या करते हैं, हम इस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं. क्या करते हैं, हम इस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं और ये चेक करते हैं कि ये मेल्टिंग पॉइंट जो है किसके डेरिवेटिव से मैच कर रहा है. ठीक है, किसके डेरिवेटिव से मैच कर रहा है, वो ग्लूकोज के डेरिवेटिव से मैच कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज, मुझे आइडिया नहीं है, आप लिटरेचर में चेक करते हो, आपके पास पूरी लिस्ट होती है. सपोज इसका जो मेल्टिंग पॉइंट आया 240 है लेट से. ठीक है, या और ले मत लेना. ठीक है, बिकॉज मुझे आइडिया नहीं कि कितना होता है.
ठीक है, आप उसको लिटरेचर में चेक करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, इस मेल्टिंग पॉइंट को मैच करते हो कि किसके साथ आया है। ठीक है, सो फाइनली ये पता करने के लिए कि वो पर्टिकुलरली कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, ओसाजोन टेस्ट करते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी आपका गिवन कार्बोहाइड्रेट है आप उसका डेरिवेटिव फॉर्म करते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल कि आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है, आपने अभी हमें नहीं पता कि वो ग्लूकोज है, बट लेट्स से वो ग्लूकोज है, हम इसका क्या करते हैं, ओसाजोन फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, इसका ओसाजोन ऑफ ग्लूकोज बना लिया। ठीक है, अब आप क्या करते हो, ये जो हमारे पास ओसाजोन फॉर्म हुआ, इस ये येलो क्रिस्टलाइन टाइप में होता है। ठीक है, मतलब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट के लिए। आपकी निडल शेप हो सकती है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी उसके बारे में भी। ठीक है, अब देखो उसके लिए चाहिए हमें माइक्रोस्कोप, बट माइक्रोस्कोप हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डेरिवेटिव फॉर्म हुआ, हम उसका क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो ग्लूकोज का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, जो हम ओसाजोन के थ्रू फॉर्म करेंगे, उसका 205 डिग्री सेल्सियस होता है। आप +5 -5 का एरर ले सकते हो। ठीक है, अगर आपका ये मेल्टिंग पॉइंट आ गया, जो भी आपने ओसाजोन फॉर्म किया है, तो हम बोल देंगे कि कंपाउंड के अंदर ग्लूकोज था। कुछ अलग मेल्टिंग पॉइंट आता, फिर आप लिटरेचर उठाते, फिर चेक करते कि वो किसके अराउंड आ रहा है, फिर हम बोलते फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज का कुछ और होता है। ठीक है, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट का डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव फॉर्म होते हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट आता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मैं आपको बेसिकली बेसिक आइडिया देना चाह रही थी कि हम इस चीज को पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब ओसाजोन टेस्ट हो करते कैसे हैं, क्या मैकेनिज्म होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे मैकेनिज्म जो है थ्योरी के अंदर भी पूछा जाता है बहुत बारी। ठीक है, कि क्या मैकेनिज्म है, तो हम वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखना सो दैट आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले ओसाजोन टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट रिड्यूसिंग शुगर इन अ गिवन सैंपल। अगर मैं इस लाइन को और अच्छे से बोलूँ तो हम ये बोल सकते हैं, विच विच रिड्यूसिंग शुगर, कौन सी पर्टिकुलरली, विच पर्टिकुलर रिड्यूसिंग शुगर इज प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें पहले से ही पता चल गया था कि रिड्यूसिंग है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आपको। ठीक है, द टाइम टेकन टू फॉर्म अ स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स वेरीज फॉर ईच रिड्यूसिंग शुगर। देखो इसका क्या मतलब है, आपका जो टाइम लगता है ना ओसाजोन फॉर्म होने के लिए, ठीक है, वो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट के लिए डिफरेंट लगता है, और इसी चीज से हम उनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। इसी चीज से हम उनको क्या कर पाते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें ग्लूकोज की, ठीक है, तो ग्लूकोज के केस में आपका जो डेरिवेटिव बनने का टाइम है वो 5 मिनट है, और जो फ्रक्टोज है उसको सिर्फ 2 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हो ना ये चीज। ठीक है, तो इस चीज से हम कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि क्या हमारे पास डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है, किस चीज का डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है। अगर 5 मिनट लग रहे हैं तो मे बी ग्लूकोज है। ठीक है, अगर आपका 2 मिनट लग रहे हैं तो मे बी वो फ्रक्टोज है। ठीक है, तो इस लाइन का यही मतलब था, only those carbohydrates can form a osazone that has a free carbonyl group. It is only present in the reducing sugar, so they give a positive osazone test. देखो अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताऊं तो ध्यान से समझना। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपकी रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं, जिनके अंदर एक फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, मैनोज भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं। और अगर हम बात करें तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स भी तो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं।
बताया था ना, तो वो कंपाउंड्स भी ओसाजोन फॉर्मेशन करेंगे, जैसे कि फ्रक्टोज है इसका एग्जांपल। ठीक है, दिस इज अ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, इसके लिए आप लेक्चर नंबर 2 देख सकते हो इसी का, कार्बोहाइड्रेट का, जहाँ पे मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था ये चीज कि कैसे फ्रक्टोज जो है वो इस टेस्ट को मतलब रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, नाउ इट इज, नाउ नेक्स्ट चीज, जिनके अंदर हमारा हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट हो, हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो अगर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं इस लाइन को, तो ऐसे कंपाउंड्स या फिर ऐसी शुगर्स जिनके अंदर एक फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर कोई अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज, या फिर आपका कोई हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल जो हमारा माल्टोज होता है ना और लैक्टोज होता है, इनके अंदर फ्री हेमी एसिटल ग्रुप होता है जो कि बेसिक मीडियम के अंदर कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये भी ओसाजोन फॉर्मेशन कर पाते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो आपका ओसाजोन फॉर्मेशन करते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर्स होती है, बट यू हैव टू रिमेंबर क्या रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं बोलना कि फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसके फ्रक्टोज के अंदर तो कोई फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, तो फिर वो कैसे दे रहा है, वो कैसे ओसाजोन फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यू शुड नो। ठीक है, उसके बाद जो हम इसके अंदर रिएजेंट यूज करते हैं, आपसे वाइवा वगैरह के अंदर पूछा जा सकता है, दैट इज फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, एक्सिस में हम फिनाइल हाइड्राजीन यूज करते हैं। ठीक है, ओसाजोन आर क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स, ये मैंने आपको बताया, एंड देयर शेप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेरी फॉर ईच रिड्यूसिंग शुगर्स, मतलब जो इनकी शेप्स हैं वो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट के लिए डिफरेंट होती है, और उसी के थ्रू हम पता कर पाते हैं कि पर्टिकुलरली कौन सा कार्बोहाइड्रेट था। ठीक है, जैसे फ्रक्टोज के केस में निडल शेप होगी, ग्लूकोज के केस में निडल और ब्रूम स्टिक शेप होगी, गैलेक्टोज के केस में ये इस तरीके से, माल्टोज के केस में देखो ये सनफ्लोवर टाइप आपकी दिख रही है, ये सनफ्लोवर टाइप है। ठीक है, आप इनको और अच्छे से गूगल में मतलब अच्छे से देख सकते हो अगर कोई आपको पर्टिकुलरली किसी का चेक करना है। ठीक है, बाकी मैंने आपको थोड़ा सा देखा है, ये इस तरीके से आपके पास हो सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से शेप्स। ठीक है, लैक्टोज के केस में आपको 30 से 45 मिनट लगता है, माल्टोज के केस में 30 से 45 मिनट। तो आप इनका मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हो, उसके थ्रू फिर आप पर्टिकुलरली बता पाते हो। ठीक है, जो भी आपने डेरिवेटिव लिया उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करो, मेल्टिंग पॉइंट से फिर हम पर्टिकुलरली अच्छे से बता पाएंगे कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था। Let us see the mechanism of osazone formation. So, first you should know in which case osazone formation takes place, in case of reducing sugar. Okay. इसके बाद the reagent we used in osazone formation is phenyl hydrazine. क्या होता है phenyl hydrazine? You know कि hydrazine क्या होता है? That is NH2, NH2। तो सिंपली हम एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे क्या अटैच कर देंगे, फिनाइल रिंग। नाउ दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन। ओके, तो जो हम मैकेनिज्म समझने वाले हैं वो एक ग्लूकोज के एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, विच इज अ रिड्यूसिंग शुगर। ओके, तो यू नो कि ये जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, इसका ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर ऑफ ऑक्सीजन। सो द क्वेश्चन अराइज कि यहाँ पे हमारे पास दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एक ये वाला नाइट्रोजन प्रेजेंट है और एक ये वाला नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो कौन सा नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा? तो यू नो कि ये वाले तो डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर हैं, ठीक है, विद द फिनाइल रिंग ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये तो अवेलेबल नहीं है अटैक करने के लिए कंप्लीटली, बट ये वाले लोन पेयर लोकेलाइज्ड हैं, सो दे विल अटैक ऑन दिस कार्बन। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन सा नाइट्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं, ठीक है, दिस इज ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पे जो हम फिनाइल हाइड्रोजीन यूज करते हैं ना वो एक्सिस में यूज करते हैं, तो ये 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, ओसाजोन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर हमने ग्लूकोज लिया है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म होगा, अगर फ्रक्टोज लिया है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म होगा। सेम क्यों फॉर्म हुए इन दोनों के केस में, आई विल एक्सप्लेन यू, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ पे और क्या रिमूव होता है, यहाँ से हमारा एनिलीन भी रिमूव होता है,
अमोनिया भी रिलीज होती है और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिमूव होते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द ओसाजोन फॉर्मेशन। ओके, नाउ लेट अस सी द मैकेनिज्म। सो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, 1 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन यूज होगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन यूज होगा। अब देखो एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि अगर कभी भी हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड हो, ठीक है, या फिर हमारे पास एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, और हमने हाइड्रोजन या फिर उसका कोई डेरिवेटिव यूज किया है, तो वहां पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर होके एक तरीके से इमीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो, ऑक्सीजन, और क्या करेंगे, वाटर का रिमूवल करेंगे, और इस तरीके से हमारा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर है। ओके, नाउ दिस कंपाउंड गेट टोटोमराइज्ड। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, टोटोमराइजेशन। आप स्टेप वाइज स्टेप खुद पेन से लिखने की कोशिश करो साइड बाय साइड, क्योंकि जो भी डाउट आए वो मतलब साथ के साथ क्लियर होता रहे। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, टोटोमेरिज्म होगा। ठीक है, कैसे होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सेकेंड नंबर का जो कार्बन है, दिस इज फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकेंड, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए, ये जो डबल बॉन्ड है ये किस पे शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन पे। अब क्या होगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था पहले, ये इसको क्या कर लेगा, नाइट्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, एंड इस तरीके से इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। देखो यहाँ पे NH आ गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये डबल बॉन्ड। नाउ in the next step a rearrangement will takes place and the formation of imine ketone will takes place। देखो इस स्टेप में क्या होती है, दिस इज योर थर्ड स्टेप। एक तरीके से रीअरेंजमेंट होगी और आपके पास इमीन कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इमीन कीटोन क्या होता है, देखो अगर कभी भी आपका कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगा, इमीन का फॉर्मेशन, एंड दिस इज कार्बोनिल। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इमीन कीटोन। ओके, नाउ हाउ दिस रीअरेंजमेंट इज टेकिंग प्लेस, लेट अस सी। देखो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे। जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट हुए, कार्बन के 5 बॉन्ड फॉर्म होंगे, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा। जैसे ही शिफ्ट हुआ, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, जिसकी वजह से ये जो NHPH है इसको रिमूव होना पड़ेगा। जैसे ये रिमूव होगा, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आए, ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, एक फिनाइल PHNH2 का भी रिमूवल हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको ओवरऑल रिएक्शन के अंदर बताया था कि आपका एनिलीन भी रिमूव होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमको 3 मोल ओवरऑल यूज करने हैं। तो हमारा अब हमारा क्या होगा, जो सेकंड मोल है वो यूज होगा। सिंपली जो आपने फर्स्ट स्टेप में कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन करा के H2O का रिमूवल किया था, वैसे ही यहाँ पे होगा। ये ऑक्सीजन और ये वाला H2, ठीक है, ये रिमूव होंगे और इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक इस स्टेप में वाटर निकला, एक इस स्टेप में वाटर निकला, 2 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पे रिमूव होता है। अब नेक्स्ट स्टेप जो थर्ड मोल है वो यूज होगा। इस स्टेप में बेसिकली क्या होता है, ये हमारा फिनाइल हाइड्रोजीन है, NH ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अमोनिया रिमूव होती है। ठीक है, और इस तरीके से ये NHPH यहाँ पे अटैच हो जाता है, एंड दिस इज द ओसाजोन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ग्लूकोज। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि जो हमारी कार्बन नंबर 2 है, ठीक है, उसकी जो कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जा रही है, लॉस्ट हो जा रही है। ग्लूकोज के केस में जो हमारे, मैं सेकंड नंबर वाले कार्बन की बात कर रही हूँ, जो हमारी OH की पोजीशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, जो कि लॉस्ट हो चुकी है ड्यूरिंग द
ओसाजोन फॉर्मेशन। इसका मतलब जो भी हमारा C2 एपिमर होगा ग्लूकोज का, वो सेम ओसाजोन फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एपिमर मतलब सिंपली आप OH और हाइड्रोजन की पोजीशन को क्या कर पा रहे हो, चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो ये और ये सेम ओसाजोन फॉर्मेशन करेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से कंपाउंड होगा, जो ग्लूकोज का कौन सा कंपाउंड होगा जो सेम ओसाजोन फॉर्मेशन करेगा। ऐसे नहीं बोलेंगे, कौन सा एपिमर होगा जो सेम ओसाजोन फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो वो होता है मैनोज। आपको पता है कि मैनोज के केस में सिर्फ और सिर्फ सेकंड नंबर के कार्बन पे आपकी पोजीशन H और OH की चेंज होती है, बाकी पूरी स्ट्रक्चर आपकी सेम होती है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मैंने ग्लूकोज लिया और गैलेक्टोज लिया, क्या ये सेम ओसाजोन फॉर्मेशन करेंगे? तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इट इज अ C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज। ये क्या होता है, C4 एपिमर होता है। आपके फोर्थ नंबर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। अगर C4 एपिमर हुआ तो अब हमारा सेम ओसाजोन फॉर्म नहीं होगा, एक डिफरेंट तरीके का, एक डिफरेंट क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे ओसाजोन के। ठीक है, उसके बाद अगर हम C3 एपिमर पूछे तो सेम वही रीजन है, सिर्फ और सिर्फ C2 एपिमर ही फॉर्म करेगा। C2 एपिमर इसका क्या होता है, एलोस करके होता है। ठीक है, तो वो भी फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको क्लियर है? तो दिस इज इम्पोर्टेंट, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नोट इट डाउन नाउ। अब देखो, मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग में कि आपकी सिर्फ रिड्यूसिंग शुगर ही कर पाती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर ओसाजोन फॉर्मेशन नहीं कर पाती। तो सुक्रोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है। ठीक है, और स्टार्च क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है, जो कि क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। सो फॉर्म ओसाजोन ओनली आफ्टर हाइड्रोलिसिस। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। सो आफ्टर हाइड्रोलिसिस सुक्रोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में, एंड नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन। ठीक है, स्टार्च के केस में आपके पास अल्फा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अ नंबर ऑफ अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसके केस में भी पॉसिबिलिटी है कि आपका ओसाजोन, पॉसिबिलिटी क्या होगा ही आपके पास ओसाजोन फॉर्मेशन। ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ। गैलेक्टोज डिफर फ्रॉम C4, देयरफॉर क्रिस्टल शेप इज डिफरेंट, दैट मीन्स ओसाजोन इज डिफरेंट। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज, मैनोज क्या है, C2 एपिमर है, फॉर्म सेम ओसाजोन। नाउ फ्रक्टोज के केस में कैसे सेम ओसाजोन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोज जैसा। ठीक है, क्यों, उनकी क्रिस्टल शेप जो आ रही है वो सेम आ रही है ओसाजोन की। ठीक है, तो देखो, अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो कुछ ऐसा होता है, बाकी जो पोर्शन होगा वो कैसा होगा, ग्लूकोज जैसा ही होगा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, आपने क्या करा, फिनाइल हाइड्रोजीन का 1 मोल, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, ये आपको खुद ही करना है, मैं आपको सिर्फ बताती हूँ कि कैसे करना है। तो क्या होगा, पहले स्टेप में कंडेंसेशन रिएक्शन, आपका वाटर रिमूव होगा। ठीक है, अब देखो, जो सेकंड स्टेप में टोटोमेरिज्म होता है ना, वो सेकंड वाले नंबर से होगा। ठीक है, तो मतलब जो ग्लूकोज के केस में फर्स्ट और सेकंड पे हो रहा था ना, जो फर्स्ट पे हो रहा था वो यहाँ पे सेकंड पे होगा, वहां पे जो सेकंड पे हो रहा था वो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाले कार्बन पे होगा। आप करके देखना, यू विल गेट दी सेम ओसाजोन। ठीक है, आपको ओसाजोन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन्वॉल्व ओनली C1 C2 डज नॉट अकर बियॉन्ड 2। देखो, आपने ये चीज नोट करी होगी कि सिर्फ आपका ये वाला जो CHOH है और ये वाला जो है, सिर्फ ये ही आपके जो है रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे। भाई, इन्होंने क्या गलती कर दी, इन CHOH ने, ये क्यों नहीं इन्वॉल्व हुए, द क्वेश्चन अराइज ना। तो बेसिकली जब ये वाला CHOH आपका इन्वॉल्व होता है तो आपके पास क्या होता है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जब हम सेकेंड नंबर वाले कार्बन को इन्वॉल्व कराएंगे तो ये वाला जो नाइट्रोजन है और ये वाले जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये स्टेबल स्टेप होता है, एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, और ये स्टेप क्या होता है, मोर फीजिबल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ C1 C2 कार्बन, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट
जो ओसाजोन फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड हो रहा है, ठीक है। एंड फॉर्म 6 मेंबर्ड, देखो ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये बाकी का पोर्शन तो वही था CHOH। तो इस तरीके से भी हो सकती है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दो तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। सो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसके लिए भी अपना प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।